और स्वागत है दो अनोखे सितारों का। सितारे तो अपने आप में अनोखे होते हैं, लेकिन ये दो सितारे आज इसलिए अनोखे माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो बड़े सितारे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करके दिखाया उस तरीके से आज तक किसी सितारे ने नहीं किया था। और मैं जब इस सेशन के लिए आ रहा था और दिन भर जब लोगों से मिल रहा था, सब लोगों ने कहा कि सेशन शुरू करने से पहले इतना जरूर कीजिएगा कि कंगना रनौत के लिए एक बार तालियों का दौर हो। माफ कीजिएगा इरफान साहब, लेकिन नहीं बिल्कुल हकदार हैं। आप नहीं बोलते तो मैं बजवाया देता नहीं। तो शुरुआत कंगना से ही करते हैं। कंगना, अनोखा सितारा माना जाता है आपको, वो शायद इसलिए भी क्योंकि एक तो जिस तरीके से आपको सक्सेस मिला है, जो कहा जाता है कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, आपने वो सब किया और फिर भी सक्सेस पाया, ऐसा लगता है आपको? थैंक यू किशोर सर, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। लखनऊ से बहुत ही स्पेशल रिलेशन है। और जहाँ तक एक मेरे जो सफ़र की बात है, वो ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ चॉइस थी या कोई और ऑप्शन थी। जब आप समंदर में छलांग लगा देते हैं तो या तो तैर जाइए या तो डूब जाइए। तो आई वुडंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर हाउ माय जर्नी हैज शेप्ड अप, क्योंकि आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो बट आई थिंक फाइनली आई फाउंड माय फुटिंग, एंड विच इज ऑल दैट मैटर्स। मैं भी जब लखनऊ के लिए आ रहा था तो न्यूज रूम में मुझसे हमारे एडिटर साहब ने बोला कि किशोर जो घर से निकल गया ना एक बार, वो कुछ न कुछ करके ही लौटता है। जी, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, ये सिक्योरिटी जो सर्दी की सुबह में रजाई छोड़ के जो निकलता है, वो दिन में कुछ कर ही लेता है? आई थिंक ये सही बात है कि जब तक आपके पास घर पे जाके माँ की गोद होती है रोने के लिए, या बाप का हाथ होता है सर पे रखने के लिए, तो वो आग कहीं ना कहीं जो आपके अंदर होती है वो इतनी जल नहीं पाती है। लेकिन आई थिंक जब सिर्फ ठोकरें ही ठोकरें मिलती हैं, तो दो रास्ते होते हैं इंसान के पास, या तो उन ठोकरों से गिर जाए या और पक्का हो जाए। बहुत पक्की हो गई आप। जी, थैंक यू। जावेद साहब नमस्कार, सलाम आदाब। इरफान जी, आपने एक दूसरे तरह का स्ट्रगल देखा। इनका स्ट्रगल जो इन्होंने बताया उसके हम बात भी करेंगे, लेकिन आपका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा, बहुत एक ऐसा वक्त रहा जब कहीं आपको भी मायूसी हुई? सर ये सफर ऐसा है कि इसमें कोई मंजिल होती नहीं है, तो सफर ही सफर है, तो लंबा है छोटा है उसको कैसे नापे। और वो सफर अगर अच्छे से गुजर रहा है तो बस वही मंजिल है। और मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब टेलीविजन आपने तो फिल्मों में आने के लिए ही एक्टिंग में कदम रखा था। हाँ, फिल्मों में आने के लिए मैं ड्रामा स्कूल में गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है टेलीविजन का दौर शुरू हो गया, एंड टेलीविजन में काम करने में शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन बाद में फिर बोरियत का एहसास होने लग गया। फिर तो जो स्ट्रगल था वो ये था कि अपनी मर्जी का काम पाना, वो अपने आप में स्ट्रगल था। बाकी तो मुझे कभी काम के लिए उस तरह की मतलब कहानी हमने बहुत सुनी थी कि लोग जो हैं फुटपाथ पे चने खा के सोते हैं और रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। हम जब आए तब तक शायद टेलीविजन आ चुका था, तो उस तरह का हमें नहीं करना पड़ा स्ट्रगल। काम हमेशा रहता ही था, कुछ ना कुछ मतलब कभी ये सीरियल चल रहा है, कभी वो चल रहा है, थोड़ा उसमें जाके खर्चा निकल गया, थोड़ा उसमें निकल गया। और मैंने कभी अपनी चादर से ज़्यादा टांग फैलाई नहीं, तो मुझे एहसास नहीं हुआ कभी उस तरह का चीज़ों का। तो मेरा मतलब हो सकता है बोरिंग हो सफ़र, लेकिन इंतज़ार थोड़ा था कि अपने किस्म का काम मुझे कब मिलेगा, उसका इंतज़ार थोड़ा रहा। और हॉलीवुड एक सोचा समझा कदम था? बिल्कुल नहीं, मैंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में जब आया था, तब ये हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था, तो एक तरह का सिनेमा देख के आया था और मुझे लगा था शबाना जी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा उनका हाथ है। और मुझे आज याद है NSD में पढ़ रहा था, तब उनकी एक फिल्म आई थी मृणाल सेन की, और हम जाके मतलब रात भर जो है उसी के बारे में बात कर रहे थे। और एक तरह का इन्फ्लुएंस था। तो उसको मैं जब तक पहुंचा इंडस्ट्री, तब तक वो जो है ख़त्म हो चुका था दौर, और उसके बाद इतना गंदा दौर शुरू हुआ इंडस्ट्री का।
जब मिडिल क्लास ने सिनेमा में आना बंद कर दिया, सिर्फ जो है एक ही तबके के लिए फिल्में बनती थी, एक ही तरह की फिल्में बनती थी, और उसमें भी मैं सोचता था कि मुझे अगर इसमें भी हेंचमैन का रोल मिल जाए तो कुछ करके दिखाऊंगा मैं जरूर, लेकिन मिलता नहीं था और टेलीविजन में बिजी रहता था मैं। कंगना, एक एक्टर को कैसे दिखता है? इरफान साहब को ऑडियंस तो एक इंटेंस एक्टर के तौर पे देखती है, आप जब इनकी फिल्में देखती हैं तो उसमें क्या स्टडी करने को मिलता है? कोई ऐसी चीज जो हम लोग नहीं देख पाते हो? आई थिंक एक एक्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस रहता है एक अच्छे एक्टर को देखना, क्योंकि जो सटल नुआंसेस हैं और जो गैप कई बार एक्टर जो है अपनी कला से कवर कर देता है, जो कि डायलॉग्स के थ्रू, क्योंकि आपकी फिल्म की जर्नी 20 साल की हो सकती है, 50 साल की होती है, आपको 2 घंटे में उसको संक्षिप्त में बताना होता है। तो एक कलाकार जब सिर्फ एक्सप्रेशन से वो छलांगे लगाता है, यू नो। ऐसा कोई सीन का याद है आपको? आई थिंक हम लोगों ने पीकू के का जो सीन है गाड़ी में मिस्टर बच्चन के साथ ये बैठे हुए हैं और जो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैं सऊदी में था, दुबई में। हाँ, और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट, और वो कहते अब तुम इसकी सिंपैथी लेने की कोशिश मत करना और पीकू की भी सिंपैथी मत लेना। तो जैसे ही जितनी इनोसेंस से ये कहते हैं नहीं रख लेते हैं आपका पासपोर्ट, देते नहीं है फिर, तो उनके वो पूरी जो उन्होंने जो भी पूरी मिजरेबल लाइफ जी रही होगी ना उसके थ्रू, यू कैन सी इट इन दैट वन लाइन व्हेन ही ग्लांसेस एट हिम इन द जो मिरर में, एंड विद द काइंड ऑफ इनोसेंस, एंड उसमें वो उसको कहते हैं, तो यू कैन जस्ट सी दिस गाइज जर्नी जो कि एक लाइन में इनको दी गई है, सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, सच में ही देते। ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस मैन्स इनसिक्योरिटीज फॉर दिस वुमन कि ये मेरी बच्ची को पटा लेगा। ही इज नॉट ट्राइंग टू पटाओ हर, ही इज जस्ट टेलिंग हिज स्टोरी। और इनके बीच का जो एक सटल जो करंट चल रहा है वो भी, सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और उसी फिल्म में आई थिंक मिड पॉइंट पे है जो वो कहते हैं कि तुम ये चाकू अंदर रखो, और ये कहते हैं मैं नहीं रखूंगा, तो शी सेज नहीं तुम रखो, तो वो कहते हैं नहीं बहुत हो गया मैं नहीं रखूंगा। एंड दैट मिड पॉइंट, दिस इज नॉट इंटरवल हो जाता है, इंटरवल पॉइंट, इट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर यू नो ये होता है एंड सडनली इंटरवल हिट्स। सो द वे ही टेक्स दैट लाइन एंड ही सिट्स डाउन, इट इज फॉर मी इट्स अ पॉज, it's a pause that single-handedly Irfan Khan gave me a cue to get up and go to the washroom or popcorn, jo bhi has an audience. So that direct communication is so valuable. That is what an actor brings to a script, which is just words and pages. They give you life, they give you cinematic experience, and it is priceless. ये करते वक्त क्या इतना एहसास होता है कि ये ऐसा जा रहा है, या ये इसमें इतना, या आदमी कैरेक्टर में इतना डूबा हुआ होता है? नहीं, इतना मतलब थोड़ा एहसास होता है आपको, क्योंकि आपको आँख पे हिट करना है, आपको लाइट का भी एहसास रखना है, और थोड़ा सा आपको अपनी आवाज़ सुनने का अंदाज, एक ट्रेनिंग होती है जिससे आप अपने आप को देखते रहते हैं। बट आपके अंदर क्या घट जाएगा उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते, और उसको करना भी नहीं चाहिए। मैं शुरू में करता था बहुत, जब ड्रामा स्कूल से आया था तो ये ट्रेनिंग थी हमारी कि कैसे पूरा कंट्रोल में होना है आपको, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता था मेरे लिए। सिनेमा ने एक चीज़ ये की कि आप एक लम्हे में जो है अपने आप को थोड़ा सरप्राइज कर सकें, और जब वो सरप्राइज होता है, आप अपने आप से जब सरप्राइज होते हैं तभी आपको लगता है कि आपकी बैटरी चार्ज हुई है। नहीं तो एज एन एक्टर जो है आप बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं और आप फिर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है उस जॉब के अंदर। तो एक कंट्रोल होते हुए भी एक इंस्टिंक्ट ऐसी होती है जिसको आप छोड़ते दें और देखते हैं क्या होगा। तो वो जब होता है तभी आपको जादू का एहसास होता है, तभी एक लम्हा ऐसा क्रिएट होता है जिसका कि शायद आपने वो मतलब नहीं निकाला हो, लेकिन उससे कई मतलब निकल जाते हैं फिर उसके। ये आपको कभी किसी डायरेक्टर ने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा जैसा आप करना चाह रहे, क्योंकि आप एक ट्रेन्ड एक्टर हैं और मुंबई की फिल्मों में कुछ दूसरी तरह की एक्टिंग भी होती है? बहुत क्या कहा? बहुत, मैं तो 10 साल यही सुनता था। एक तो साउंड रिकॉर्डिस्ट से मेरा बहुत मुझसे परेशान रहते थे कि यार ये इतना धीरे क्यों बोलता है, और दूसरा प्रोड्यूसर शुरू में परेशान रहते थे कि ये अरे यार ये आ गया, अब ये सीन लंबा कर देगा। तो सीरियल वाले डायरेक्टर लंबा कैसे कर देगा? मैं टाइम लेता था कभी लाइन बोलने में, उनको लगता था कि जो लाइन है उसको जल्दी जल्दी बोल दो तो लोगों तक पहुंच जाएगी बात। अब टेलीविजन विजन नहीं है, वो तो खाली ऑडियो है,
कि आप किचन में काम कर रहे हो, चल क्या रहा है वहाँ सुन लो सारा, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, वो सब कुछ बोल भी रहे हो आप कि अब मैं तुम्हारा ये करूँगा, अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अब मैं ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, तो सब कुछ वर्बल है उसमें कोई बिहेवियर है नहीं। तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग है, आप अपने आप को मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो टेलीविजन के सामने कुछ कैरेक्टर करने की, तो वहाँ उनको दिक्कत हो जाती थी। और दोस्त होते थे प्रोड्यूसर, सामने नहीं बोलते थे, पीछे से पता चलता था। और तब आप थोड़े इतने नरम भी थे, आपके एहसास भी थोड़े आप सेंसिटिव थे इन मामले में, तो डाउटफुल भी होते थे अपने बारे में। तो ये चीज़ें बहुत हिट करती थी कि यार ऊपर से तो दोस्त है, सब कुछ है, जैसे ही मैं आता हूँ तो बोलता है कि अरे यार ये आ गया, सीन लंबा हो जाएगा। शुरू में एक प्रोड्यूसर ने तो मुझे पैसे नहीं दिए थे, आधे पैसे दिए मुझे। मैं ड्रामा स्कूल में था, कोई एपिसोड करने चला गया था, एंड कुछ 800 रुपये तय हुए थे। टीवी का एपिसोड था। शाम को जब चेक बना तो हमने कहा चलो यार चेक मिलेगा, 350 रुपये का चेक दिया। तो मैंने हाँ, मैंने कहा कि ये आपने तो उसकी बात की थी। बोला आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी, ये भी दे रहा है, ये बहुत है। तो मुझे पैसे कम होने का उतना सदमा नहीं लगा, मुझे लगा इतना गंदा हूं क्या मैं। तो उस डाउटफुल वक्त में अगर कोई इस तरह की बात कहे तो आपको थोड़ा आपसे कहूँगा, आपसे भी कहा किसी ने कि नहीं ऐसे एक्टिंग नहीं करो, ऐसे चलेगी नहीं। शुरू में मुझे था कि जब मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे अनुराग बासु के साथ और महेश भट्ट जी के गाइडेंस में काम किया, तो मेरी बहुत वाही हुई कि तो उस टाइम जैसा कि नए थे, बहुत ही सेंसिटिव थे, तो उस टाइम लगा कि नहीं, डायरेक्टर ही एक्टिंग कराता है। और अनुराग की ये आदत भी है कि वो आपको एक्ट करके दिखा भी देगा, तो मुझे लगा ऐसे ही करना है। उसके बाद फिर जब मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ ना काम करूं तो उतने ही हर तरफ से जूते पड़े कि ये तो बहुत गंदी एक्ट्रेस है और इसको काम नहीं आता है, ये वो। तो मैंने चीज़ नोटिस की कि जब ये तो डायरेक्टर पे मेरी फ्यूचर, मेरा लाइफ पूरा इस पे डिपेंड करता है कि मेरा डायरेक्टर कितना अच्छा एक्टर है, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। तो देन आई थिंक समवेयर आई जस्ट टुक दिस कॉन्शियस डिसीजन, मैंने कहा डायरेक्टर को एक्टिंग आए चाहे नहीं आए, मुझे आनी चाहिए। तो देन आई डोंट लिसन टू एनीवन नाउ। अभी मैं कहती हूँ कि आप अपनी डायरेक्शन करो, मैं एक्टिंग का संभाल लूंगी। हमने सुना क्वीन में आपने एक्टिंग का इतना ज्यादा संभाल लिया कि डायलॉग वगैरह सब आप ही नहीं लिख दिए थे। हाँ, आई थिंक क्वीन वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और उस टाइम पे मेरे कैरेक्टर के डायलॉग्स मैं इतना इम्प्रोवाइज कर रही थी, और फिर एक दिन जब मैं वहाँ पे गई तो कश्यप एंड ऑल सेड कि विल गिव यू क्रेडिट क्योंकि सारे डायलॉग्स तुम्हारे ही हैं। तो आई वाज वेरी थ्रिल्ड विद दैट। खुद ही वो डायरेक्टर ने लिखने दिए इसीलिए आप लिख पाई, या मतलब आपको अपने हिसाब से कैरेक्टर करने दिया? नहीं, वो फिल्म, उसका जो शूटिंग का फॉर्मेट था वो काफ़ी अलग था। वो काफ़ी ऑब्जर्वेशनल स्पेस में बनाया था कि एक लड़की जा रही है, कैमरा इज जस्ट ऑब्जर्विंग हर, तो डायलॉग्स भी वैसे ही थे, किसी से क्या इंटरेक्शन करती है, क्या बात करती है, उस वेरी इम्प्रोवाइज्ड ऑन द सेट। तो उस स्पेस में थी फिल्म, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू से थिंग्स एंड टू डू। तो आई थिंक वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप सब फिल्मों में उस तरह की अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन वो अलग एक्सपीरियंस था। और वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से कहाँ ले गया? जी बिल्कुल। इरफान, आपने भी इस तरह से फिल्मों में किया है कि खुद ही सब कुछ, या अपने ही हिसाब से, अपने अंदाज में? क्योंकि कई बार ये आप पे इल्जाम भी लगता रहा कि एक ही स्टाइल में आप फिर कई बार बोलने लगे। हाँ, वो कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर, कुछ कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं जो आपको इजाज़त देते हैं कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको ऐड करो, और आप जब तक अपनी ज़िंदगी को उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होने देते तो आप फिर वो इनफरादियत नहीं होती है, फिर इंडिविजुअलिटी नहीं, फिर कोई भी दो एक्टर जो हैं एक ही चीज़ लेके आएंगे। हर एक्टर अलग एक ही रोल को अलग अलग तरीके से इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसके अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने देता है उसके अंदर। तो कुछ होते हैं फिल्में जिनके अंदर कि आप आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे पान सिंह में मुझे याद है, पान सिंह में एक आउटबर्स्ट है उसका अपने कज़िन के साथ, और मैं वंडर कर रहा था कि यार इस फिल्म का न्यूक्लियस क्या है, ये फिल्म है क्या एक्चुअली। और उस जो मुझे डायलॉग मिला था उसको फिर मैंने एलैबोरेट किया, मैंने लंबा किया, और उसमें मैंने जो है उसका न्यूक्लियस ढूंढा उस कहानी का, कि मुझे लगा कि वो एक कहानी, एक शिकायत, सिस्टम के बारे में शिकायत है, और उसमें मैंने वो कुछ लाइनें ऐड की थी। उसमें से एक लाइन ये थी कि इसका जवाब को देगो, इसका जवाब कौन देने वाला है, कौन देगा इसका जवाब, ये बता दो। तो इट वॉज मोर नॉट टू दैट पर्सन बट इट वॉज टू द
इट वॉज द वॉइस ऑफ दैट स्टोरी कि इसका जवाब कौन देगा बता दो। तो ऐसा कई बार आपको लगता है और आपको ऐड करना और डायरेक्टर इजाज़त देता है तो आप करते हैं ज़रूर। क्योंकि पान सिंह के वक्त मतलब उसकी प्रमोशंस के वक्त आपसे मुलाकात भी हुई और मैंने ये पाया, शायद मैं गलत था या आप बताएं, कि आप कैरेक्टर को काफी हद तक अपने साथ रखे हुए थे काफी दिन बाद तक भी। क्या ऐसा होता है शूटिंग के दौरान भी आप उस कैरेक्टर में इतने हो जाते हैं कि घर भी जाते हैं तो भी उसी कैरेक्टर में, बाहर निकल रहे हैं तो भी उस कैरेक्टर में? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डिमांड करती हैं कि आप उसके साथ रहो, अगर नहीं रहोगे तो वो जो है छूटने लगता है। जैसे मुझे याद है मैंने एक सीरीज की थी इन ट्रीटमेंट, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड किरदार था जो कि मेरी जिंदगी में इतने कॉम्प्लिकेशन थे नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन कॉम्प्लिकेशन को कहाँ से लाऊं। तो मैं अलग अलग किस्म की हरकतें कर रहा था, अपनी जिंदगी को परेशानी में डाल रहा था, प्रोड्यूसर से झगड़ा मोल ले रहा था और वो स्पेस ऐसी थी कि जिसमें मैं रहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मजबूरी थी कि भाई 3 महीने 2.5 महीने रहना है वहाँ। मुझे याद है उसी दौरान थैंक यू की शूटिंग थी और प्रोड्यूसर ने मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फील करा दिया कि तुम्हें आना ही पड़ेगा यार, तुम न्यूयॉर्क में हो, टोरंटो में क्यों नहीं आ सकते, नदी पार तो है, मतलब एक दिन के लिए आने में क्या दिक्कत है। और वहाँ उनको करना था सॉन्ग शूट, थैंक यू का कोई पार्टी सॉन्ग। अब मैं बिल्कुल अलग स्पेस में था, उसमें एक दिन आना मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं आया। अब वो आप कभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें मेरी हवाई उड़ रहा है मेरे चेहरे पर उस गाने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है। और वो मैंने शूटिंग किया, मैं वापस गया तो मेरा जो सुर था सीरीज का वो बदल गया। नेक्स्ट डे एवरीबडी ऑन द सेट वर लिटिल स्टन्ड कि ये क्या हुआ। उन्होंने मुझे शूट किया, देन नेक्स्ट डे रीशूट किया। जब वो शूटिंग में जब मुझे एहसास हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, तो रात भर मैं आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पार्ट। नेक्स्ट डे मैं गया, पहला शॉट मैंने दिया, Gabriel Byrne was there in front of me and my director. First shot देने के बाद my director came to me and hugged me and started crying and he said कि you got it back. कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए तुम? तो कभी-कभी होता है कुछ किरदारों में, कुछ किरदारों को आपको अपने पास साथ रखना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं रखने चाहिए, नहीं आपको लगता है कि अब चले जाए यार, जितनी जल्दी खत्म हो। कुछ होती है शूटिंग खत्म होती है चिल्लाते हो आप, जैसे आपने मैच जीत लिया वर्ल्ड कप, उतार के फेंको इसको। और कुछ ऐसे जो आप कुछ होते हैं जो आप अपने साथ रखना चाहते हैं, कुछ जो रखते ही नहीं है या डायरेक्टर कहता है कि प्लीज इसमें मत रखना। नहीं, ऐसा भी होता है कि जहाँ की मतलब आपको अपनी ट्रेनिंग लादने की जरूरत नहीं है, जो है फिल्म जो है टाइम पास है और उतना ही दो फिल्म को जितनी जरूरत है, अपनी ज्यादा मतलब जो है ऐसा बोलते हैं डायरेक्टर? नहीं, वो आप उसको समझते हैं, अब इतना आपको समझ में आता है आपको कि किसको कितना देना है, किसको कितनी जरूरत है। जबरदस्ती आप अपनी चीजें बोझ नहीं बनाते दूसरे पे। आप भी इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कंगना, आप सेंसिटिव बहुत हैं ऐसा लगता है, तो कैरेक्टर आप भी उतना ही अपना लेती हैं या लाइफ सिचुएशंस भी उसी तरह अपना लेती हैं? जी, मुझे कैरेक्टर से मुझे बिल्कुल उनमें कैरेक्टर में मर्ज हो जाना पड़ता है। मेरे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं क्रिश के दौरान उसमें आई वाज प्लेइंग अ सुपर वुमन, तो एक्शन सीक्वेंसेस करके मेरे को पेरिस से भेजा था विकास ने, कुछ 5-6 दिन का लास्ट उनका काम था। जब मैं वापस गई तो वो सेम मेरे साथ भी हुआ कि आई एम वॉकिंग डिफरेंटली। अभी हम लोग क्वीन की शूट कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ से तो मेरी वॉक बिल्कुल एकदम रोबो लाइक थी। तो वहाँ पे गए तो सब एक दूसरे को देखने लगे और विकास मेरे पास आया, कहते कंगना तुम तो ऐसा चल रही हो जैसे सबको मार दोगी यहाँ पे कहते। तो मैंने कहा अच्छा क्या हो गया, तो इज लाइक कम सी और वॉक। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे अगेन सब फ्लिप हो गया है। तो फिर देन यू टेक योर टाइम, एंड सबसे शर्मिंदगी की बात ये होती है जो आप कहते हो कि मुझे थोड़ा पिछला काम दिखाइए मेरा क्योंकि उसको आप कॉपी करेंगे। तो जब आपको नेचुरली जब शूट कर रहे हैं तो यू कांट रियली एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इन द बॉडी लैंग्वेज, तो आप कई बार अपनी कॉपी करके निकल जाते हो, फिर थोड़ा टाइम लेते हो एंड देन यू गेट वन विद द कैरेक्टर। बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, मतलब बहुत से लोग या आम दर्शक जो है उस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता है कि बॉडी लैंग्वेज जो है कैरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर आपने वॉक ही चेंज कर दी तो पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना आपने कैसे एक्वायर किया, ये नेचुरल था आपका? क्योंकि आपने तो उस तरह की शायद ट्रेनिंग नहीं ली है जैसे इरफान ने ली। जी, बॉडी लैंग्वेज आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स का एक अहम हिस्सा रहती है। जैसे अभी तन्नू और दत्तो में
उनका, क्योंकि फेस बिल्कुल सेम है और एक जो दत्तों का जो स्टाइल है चलने का, जो स्वैग हम लोगों ने बाद में निकाला, तो वो डिस्कवर करना, जिस दिन मैंने वो एहसास किया और उसको महसूस किया, आई न्यू कि आई हैव क्रैक द कैरेक्टर। तो हमेशा मेरे कैरेक्टर्स की जो चाल होती है मैं उन पे बहुत ध्यान देती हूँ और वहाँ से फिर आई कैन इजीली गेट टू देयर पर्सनैलिटी। ये जिस तरीके से सक्सेस पाया उसमें, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई होंगी तो आपको भी लोगों ने बोला होगा कि भाई शाहरुख खान के साथ फिल्म, आमिर खान के साथ फिल्म, सलमान खान के साथ फिल्म, इन तीनों में से किसी के साथ आपने फिल्म नहीं की है और अब ये स्थिति है कि वो तीनों शायद आपके साथ फिल्म करना चाह रहे हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन था कि इन तीनों के साथ नहीं करनी? नहीं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जब मैंने शुरुआत में तो ऐसा था कि मतलब फिल्म मिल जाए, एक अच्छी फिल्म मिल जाए, बड़ी फिल्म मिल जाए, जिसमें एक पार्टी सॉन्ग हो और कुछ इस तरह से शोज मिल जाए, गाने मिल जाए। तो आई थिंक शुरू में तो शुरुआती में, पर गैंगस्टर जो मैंने फिल्म की थी लिटिल इंडी टाइप थी, वो उसको वैसा फेट नहीं रहा उसका, लेकिन तो उसके करके मेरी वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन गई थी। तो अच्छी बात ये हुई कि उसमें सफलता नहीं मिली किसी भी तरह की। और अब जो जहाँ पे मैं हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरा डायरेक्टली ऑडियंसेस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो इतना एंजॉय करते हैं मेरा काम कि मैं खुद को देखती नहीं हूँ। इनफैक्ट जो मेरी अभी एक फिल्म आई है कट्टी बट्टी करके, तो ज़्यादातर लोगों का यही शिकायत है कि आपने इतना छोटा रोल किया जिसमें आप बिल्कुल ही कम हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो आई थिंक ये एक फीडबैक मुझे मिला है जो कि बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है। और अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी एक व्यक्ति, आप खुद अपने आप में खुद एक खान है। एक व्यक्ति विशेष को लेके ऐसे काम करने की इच्छा है कि हाँ इनके साथ काम मिल जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा अब ऐसा कोई माहौल नहीं है। और एक दौर भी होता है, वो दौर वैसा था, उस वहाँ एक ही तरह का सिनेमा बन रहा था, तो आपको समझ में नहीं आता था कि आप जिस तरह काम कर रहे हो ये फिट कैसे होगा इसके अंदर। वो पहले से ही मतलब उसमें जगह नहीं बनती है, उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं, एक ही तरह की बॉडी लैंग्वेज और एक ही तरह का डायलॉग डिलीवरी। अगर आप चल गए यू नो, और फिर उसको चलाते रहो, गाड़ी को भगाते रहो अपने अपनी यू नो इंटेलिजेंस से। तो उस वक्त एक्टर जो है ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा इनसिक्योर थे और हमें पता नहीं था क्या होगा। बट उस वक्त अपनी चीज़ों पे, अपनी कन्विक्शन रखना थोड़ा सा यू नो ये कुदरती था, नहीं तो नहीं ऐसे सोच। इसलिए आपने खान हटाई दिया नाम से? मैं तो तंग आ गया था यू नो, क्योंकि मेरा खान से लेना देना नहीं है, बिकॉज वो लोग बड़े हैं, उनके अपना बिजनेस, मतलब अपना लंबा उनका कारोबार बहुत बड़ा है। मैं फिर लोग कई बार जर्नलिस्ट आपको कंपेयर करने लगते थे वो, और फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, कुछ चीज़ें मुझे जो है अपने बारे में रियलाइज़ होना शुरू हुई थी, एंड देन मुझे लगा कि सब कुछ जो भी मुझे मिला है मुझे सब कुछ धो देना चाहिए। मुझे एक्चुअली अपना नाम भी नहीं चाहिए, मुझे नाम ही नहीं चाहिए। मुझे जो है बस कौन है मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ इनको, हाँ नाम नहीं पता मुझे, कि जो नाम से हम कई बार की चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे लिमिट हो जाता है आपका परसेप्शन। तो मुझे एक बार कुछ एहसास हुआ कि चीज़ों को अगर उसको नाम से ना जाना जाए, ऐसे ही मतलब सारा उसका इतिहास जो है ख़त्म हो जाए, कुछ जो भी है उसका ओरिजिनल वो बचा रह जाए। तो इसलिए मैंने अपना ख़ानदानी यू नो नाम ये वो सब हटा दिया। उस समय मैं इरफान तिवारी रख लेता अपना नाम, पता नहीं क्या रख लेता, लेकिन पहला इंस्टिंक्ट मेरा ये होगा मैं खान हटाया था। आपने सरनेम हटा दिया और कंगना का सरनेम अभी तक बहुत लोग सही तरह से बोल नहीं पाए। अभी मैंने पढ़ा यहाँ तो सही है। थैंक यू सो मच, क्योंकि अधिकतर लोग मुझे रनावत या रौत या कुछ ना कुछ, बट रनौत इज फाइन। चलिए ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत यहाँ पे लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी साहब, मैं चाहूंगा माइक आप तक पहुंचे प्लीज। माइक। हेलो, माय क्वेश्चन इज टू कंगना मैम। सबसे पहले तो आपको बधाई, पहले क्वीन, फिर तनु बैट्समैनू और अब कट्टी बट्टी, आपने तो झंडे गाड़ दिए। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फेमस हीरोइंस हैं, जैसे रेखा थी या माधुरी दीक्षित थी, उनको कहा गया मधुबाला या सुरैया, फिर आपकी प्रियंका चोपड़ा के लिए कहा गया परवीन बॉबी जैसी हैं। बट आप जिस भी मूवी में आती हैं एकदम एक डिफरेंट किरदार में, एक अलग ही रूप में आती हैं। तो अभी तक ये
समझ में नहीं आया कि आपको किस पुरानी हीरोइन का अक्स माना जाए। तो ये अच्छी बात है कि बुरी? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप भी खुद में फील करती हैं कि किसी हीरोइन के जैसा आप महसूस करती हैं कि यू आर द पर्सनालिटी लाइक दैट? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझ में मधुबाला जैसी सुंदरता होती तो ठीक था, वैसे मुझे अपने आप में ही मैं ठीक हूँ। अगर आई कैन, उसके लिए आई कैन एक्सचेंज माई सेल्फ फॉर दैट। आप वो फिल्म में मीना कुमारी जी का रोल कर रही हैं? आई थिंक वो बात चली थी, पर उसका कुछ राइट्स का इशू हो रहा है। अभी नहीं, अभी के लिए तो नहीं। चलिए अगला सवाल। My question is again for Kangna ji. How much a queen you are in real life, that character which you've lived, bindas person and a liberated woman. Yeah. I am completely like that. I think जो कि क्वीन फिल्म के अंत तक बनती है कि जो अपने डिसीजन और सेल्फ वर्थ रियलाइज करती है और किसी भी लेवल पर उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ना प्यार के लिए, ना करियर के लिए, ना किसी चीज़ के लिए नहीं, जो एक इंसान का जो एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए। तो आई कैन कम्प्लीटली आइडेंटिफाई विद दैट। And one more question. Recently, I heard that you refused to endorse a fairness cream. So, what was your idea behind that? What went behind that? देखिए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता था जो ऐड आती थी, तो जिस तरह से माहौल में पले बड़े हैं उस टाइम पे वो हमने देखा ही हुआ है। खुद की आपकी मम्मी भी कह रही है कि इतना धूप में मत खेलो, काले हो जाओगे, कोई पसंद नहीं करेगा तुम्हें। तो इस तरह के माहौल में हम पले बड़े हैं, तो हमें कुछ लगता ही नहीं था कि इसमें कुछ गलत बात है और इस तरह से कि डिस्क्रिमिनेशन में कुछ गलत बात है। तो क्योंकि हमें ये बात किसी ने समझाई नहीं, ये तो जब बाहर हमारे ट्रैवलिंग ज़्यादा हुई और मैं एक इंग्लिश डॉक्टर को डेट कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे एक बात का एहसास हुआ कि दुनिया हमें कैसे देखती है। तो वो मुझे कहता था कि डार्लिंग, डू यू थिंक आई एम फेयर एंड लवली? तो इस बात को लेके मुझे एक रिलेशनशिप में जो आप दूसरे से कम महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ थिंक, तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग अस। और आई थिंक वहाँ से लेके मुझे इस बात का एहसास हुआ एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि ये जो हम लोग मजाक में लेते हैं और ये जो बातें हैं, ये बेसिकली हम लोगों में ही हमारी एकता को किस तरह से अफेक्ट करती है और हमारी बच्चियों में, हमारे लड़कों में कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शैटर कर देती है कि आप डार्क हैं या आप गोरे नहीं हैं, आप बाहर जाएंगे और दुनिया हम पे हंस रही है। दैट गाय यूज्ड टू लाफ एट अस। तो इस बात का एहसास जिसने करवाया तो हुआ। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट जस्ट सो दैट पीपल, girls who are growing up and guys who are finding this kind of discrimination like humiliation, so they should know this is something very wrong. इरफान, जैसा कंगना ने जिक्र किया कि दुनिया हमें कैसे देख रही है, दुनिया हमारी फिल्मों को कैसे देख रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इंटरनेशनल हमारी फिल्म के साथ काम कर रहे हैं। कुछ तो उसके हार्डकोर फैंस हैं, कुछ पॉकेट्स में, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हमारा बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है नहीं। हमारी फिल्मों को जो है एक ही नज़रिए से देखा जाता है कि अच्छा इसमें कभी भी नाच गाना आ सकता है, लेकिन नाच गाना जितने अच्छी तरह से आता था एक दौर में, जैसे मैं अभी गाइड की एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही उसका वो गाना देख रहा था कि कांटों से खींच के मैं यहाँ चल। एक औरत की आज़ादी के बारे में इस तरह से डिपिक्ट करना इतने सिंपल तरीके से और इतने इमेजिनेटिव तरीके से और इतने वाइब्रेंट तरीके से, आई थिंक वो दैट वी हैव लॉस्ट। कि गाने का कितना अच्छा इस्तेमाल गुरुदत्त ने किया इस्तेमाल और बाकी लोगों ने किया है, गाने का इस्तेमाल होता था और वो एक पार्ट था, वो उसका जो हाईलाइट होती थी फिल्म की। अभी जो है गाना बोझ बन गया है, वो एक ऊपर की चमक दमक रही है, वो फेयर एंड लवली क्रीम हो गई है भी गाना, कि मतलब ऊपर से लगा के इसको गोरा कर दो पिक्चर को, तो वैसा हो गया है। अभी फिलहाल जो है जो कुछ फिल्में आई हैं उसकी वजह से परसेप्शन बदल रहा है, क्योंकि वेस्ट में जैसे लंच बॉक्स थी, स्लमडॉग मिलियनेयर थी और बाकी फिल्में हैं, जैसे अभी जो कोर्ट जा रही है, कुछ फिल्में हैं जो क्योंकि नई जनरेशन जो है नए तरह का काम कर रही है और वो जो है धीरे धीरे रजिस्टर हो रहा है इंटरनेशनल उसमें। इरफान सर जी, हेलो, दिस क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू। इरफान जी से मेरा सवाल। हाँ, आप दोनों साथ साथ पूछ सकते थे। यू गो अहेड। थैंक यू।
इरफान जी का स्वागत है लखनऊ में। मैं शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ज्यादा बड़ी प्रशंसक हूँ आपकी। अरे शुक्रिया। मेरा नाम सुशीला पुरी है। जी अभी हाल ही में आपने एक छोटी फिल्म उदय प्रकाश की उसमें आवाज दिया, जी जी औरतें जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। और लंच बॉक्स करके आपको कैसा लगा? क्या अभी शबाना जी ने कहा कि कला के द्वारा समाज का बदलाव होता है, तो लंच बॉक्स के करके आपको क्या उस तरह से फील हुआ? मतलब कुछ बदला कि नहीं बदला लंच बॉक्स से? मेरी जिंदगी में क्या आपकी जिंदगी में? नहीं, समाज में। उदय प्रकाश का मैं उदय प्रकाश का बहुत बड़ा शहदाई हूँ बहुत पहले से, और उनकी कहानियां ने मुझे बहुत चकित किया है, क्योंकि मैं अक्सर हिंदी लिटरेचर पढ़ता था, उसमें एक गरीबी का एहसास होता था, उसमें एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखता था। उदय प्रकाश ने मुझे जो है हिंदी लिटरेचर जिस तरह से मैं परिचित हुआ, और जितना मैं उनकी कहानियां मेरे सर पे जादू की तरह बोलती हैं, और मैं उनके काम का दीवाना हूँ। तो वो मुझे पता चला कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं औरतों के बारे में, तो मैंने उनको ऐसे जेस्चर मैंने कहा कि मैंने सर ये लाइनें अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो इसलिए मैंने वो लाइनें रिकॉर्ड की थी वो औरत के बारे में। और लंच बॉक्स का जहाँ तक सवाल है कि सोसाइटी बदलती है क्या सिनेमा से, अभी हमें क्या है ना, हमें आदत पड़ गई है सब चीज़ जो है फॉर्मूला ढूंढने की, कि ये एक चीज़ है, ये चीज़ आएगी और सब कुछ बदल देगी। फास्ट फूड की तरह हम हर चीज़ को जो है फास्ट फूड की तरह रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली जो भी सिनेमा आप देख रहे हो, उससे आप आकर्षित हो रहे हो, उससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, उसको आपका एक कुछ है, मापदंड है वो, तो उससे आपकी ज़िंदगी पे असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिनेमा ही जो है आपको सब कुछ बदल देगा। सिनेमा एक फैक्टर है जो डेफिनेटली आप पे असर डालता है, आपकी ज़हनियत पे असर डालता है, आपकी सोच पे असर डालता है। जैसे मुझे याद है कि बचपन में जो एक मोहब्बत का जो एहसास हुआ वो सिनेमा ने करवाया हमें, तो उस तरह की मोहब्बत हम जिंदगी में ढूंढते रहे। जब पहली बार मैंने किसी की लड़की को किस किया तो मुझे बहुत फीका फीका लगा। मैंने कहा यार ये तो ऐसा तो लगता नहीं है, सिनेमा में तो लगता नहीं है ऐसा। और या एक नज़र देखी और मोहब्बत हो गई, नीचे से नकाब उठाई और नज़र गई उधर, और जो है ज़िंदगी भर के लिए मोहब्बत हो गई, तो उस पर बिलीव करते थे हम, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो धोखा था, वो कहीं ना कहीं सपने की तरह अंदर रह गया है। वो एक जादू की तरह अंदर रह गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है शायद। तो सिनेमा आपको एहसास कराता है बहुत सारी चीज़ों की। आप लव स्टोरीज करना चाहते हैं? लव एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप कभी भी करते ही रहते हैं, उसके बिना जिंदगी जो है उसमें जादू नहीं है, उसमें कुछ गर्माहट। तो आपको लोग ऑफर नहीं करते या आप अवॉइड करते हैं? नहीं, जिस तरह की फिल्में करते हैं उस लव से मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होता हूँ। मैं जो फिल्में होती हैं उनमें लव ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कुछ फिल्में थी जिनमें कि लव स्टोरी उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसपेट करके उसमें डाल दी। तो मुझे जो है लव स्टोरी जरूर आकर्षित करती हैं। और लव एक ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रीडिस्कवर करते रह सकते हैं सिनेमा में। एक हीरोइज्म है, हीरोइज्म क्या हो सकता है, उसको बार बार एक ही तरह के हीरोइज्म को पीटने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपनी फिल्मों में नहीं करूँगा। मैं हीरोइज्म तलाशूंगा कि आज का हीरोइज्म क्या है, इस आदमी का हीरोइज्म क्या है, लंच बॉक्स का जो किरदार था इसका हीरोइज्म क्या है, ये हीरो क्यों है। तो या तलवार में जो मेरा किरदार है कि ये हीरो क्यों है, तो उसको रीडिफाइन हम कर सकते हैं। इसी तरह से लव एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप एक्सप्लोर करते रह सकते हैं। इसलिए मेरे लिए नेमसेक लव स्टोरी थी, मेरे लिए मकबूल लव स्टोरी थी, मेरे लिए लंच बॉक्स लव स्टोरी थी। My question is addressed to both of you, Kangana ji and Irfan sir. जी। What is your opinion about the success of a film? मतलब how do you define the success of a film? Is box office hits the correct measuring rod of the success of a film? And the second part is, who are the role models? Who is your role model and who is your role model? Whom you have imbibed and followed and tried to become one like? Should I answer? Please. So, yes, box office success does matter. And जितना कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज हो गया है कि ये इतने करोड़ 100 या जो भी है 200, वो तो आई थिंक एक तरह से दैट्स नॉट द राइट वे टू सी फिल्म। लेकिन फिल्म मेकिंग का जो बिजनेस है, इट विल सस्टेन ओनली इफ इट इज़
like a beneficial proposition for everyone. और जहाँ तक रोल मॉडल की बात है, मेरे लिए मैं ज़्यादातर स्वामी विवेकानंद से ही प्रभावित हूँ. बचपन से ही मैं उनकी किताबें पढ़ती आई हूँ और उन्हीं को फॉलो किया है आज तक. हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि दो तरह की सक्सेस है. एक सक्सेस है जहाँ के आप बॉक्स ऑफिस के नंबर आप गिना दीजिए तो सक्सेस हो गई, और उसके बाद जो है फिल्म जो है आपके दिमाग से निकल गई, जहन से निकल गई, हिस्ट्री से निकल गई. एक फिल्म है जिसने कि शायद उतना बिजनेस ना किया हो लेकिन वो जिंदा रहती है. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं और जो लोगों के दिलों में जिंदा रहती है. उसने शायद कम कमाया हो लेकिन उनके दिलों में जिंदा रह गई और उसमें कुछ जागृत कर दिया. जैसे मुझे कई लोग लंच नेम सेक देखने के बाद मुझे कई पेरेंट्स ने कहा है कि हम हॉल से बाहर निकलते थे और इमीडिएटली अपने बच्चों को फोन करते थे. और कोई यंग लड़कों ने कहा है कि हम जब हॉल से बाहर निकलते थे इमीडिएटली हम अपने पेरेंट्स को फोन करते थे. तो वो जो हिला है आपके अंदर, वो जो एक तजुर्बे का एहसास हुआ है आपको, एक एहसास हुआ है सिनेमा देखने के बाद जो रह गया है, आपका हिस्सा बन गया है. मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है. वही असली मायनों में सक्सेस है. लेकिन पैसा आना जरूरी है बिकॉज नहीं तो बनेगी कैसे फिल्में. और बाकी दूसरा सवाल आपका जो था, नहीं कुछ इसके बाद कुछ पूछा था वही रोल मॉडल. राइट. रोल मॉडल सर हमारे बदलते रहे हैं. आप किसी चीज से प्रभावित होते हैं, देन उसमें डूब जाते हैं, उसको पूरी तरह से चर्न आउट कर देते हैं, देन यू मूव ऑन. देन किसी और एक लाइन मुझे याद है, किसी ने मैं सफर कर रहा था, कोई बराबर में मेरे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ हिंदी किताब देखी, उन्होंने कुछ उसके मुझसे ली किताब और पहले पेज पे कुछ लिख दिया उन्होंने. मुझे आज तक पता नहीं वो कौन थे लेकिन ये लिख के गए वो कुछ ऐसा था कि जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता. तो वो लाइन अब मुझे कई बार इंस्पायर करती है. तो ऐसे हर चीज बदलते रहते हैं. रोल मॉडल जो है बदलते रहते हैं. इरफान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. मेरा नाम वर्तिका नंदा है. तलवार फिल्म का आपने अभी जिक्र किया जी. कई बार फिल्म किसी ऐसे इशू पर भी बनती है जिस पर समाज की नजर होती है, और ये एक ऐसा केस है जो अभी जिसके सिरे को जानने के लिए हिंदुस्तान शायद अभी काफी हद तक उत्सुक है, और तलवार दंपति आज भी दासना जेल में है. इस फिल्म को जब आपने किया तो जीवंत किरदार के साथ आप अपने आप को किस तरह से देख पाए, और क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिसने आपके अंदर एक कलाकार के तौर पर और एक संवेदनशील इंसान के तौर पर किसी तरह का कोई असर डाला हो? क्योंकि ये केस अभी भी कोई नहीं जानता किस तरह ये जाएगा, इसलिए आप पर इस केस ने और इस केस को लेकर जाहिर तौर पर आपने पढ़ा भी होगा, रिसर्च की होगी, तो मैं आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो जानना चाहती हूँ. मेरा व्यू क्या है इस केस के ऊपर वो मैं बता नहीं पाऊंगा. उसके अपने टेक्निकल रीजंस हैं. आप सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे तलवार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म क्या कह रही है. लेकिन बिकॉज केस अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस पर उतना डायरेक्ट कमेंट करना शायद फिल्म मेकर के लिए पॉसिबल नहीं था. लेकिन ये ज़रूरी है हमारे लिए, इस फिल्म को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी था. इसमें किसी भी तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, हम कुछ मिस इंटरप्रेट ना होने दें चीज़ों को. और जिन चीज़ों ने हमें हिट किया है, जिन चीज़ों ने हमें शॉक किया है इसकी रिसर्च ने, वो लोगों तक पहुँच जाए, ये इसका बहुत बड़ा पर्पज़ था. और क्योंकि हमारी डायरेक्टर जो हैं वो बहुत सालों से इसके पर ऑब्सेस्ड थी इस केस से, तो हमें उन पर भरोसा था कि मतलब जो भी सवाल है इनसे जवाब ज़रूर मिल जाएगा हमको. और फिर करते वक्त भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते थे कि यार ये ऐसा कैसे हुआ. तो फिर उसके जवाब जब तक हमको नहीं मिलते थे हम जो है उस सीन को नहीं करते थे. तो हमने कोशिश यही की कि उसको जितना जो है ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को, फैक्ट को सामने रख दिया जाए. मारने आ रही हैं क्या? नहीं, मैं दूसरा किरदार निभाने आई हूँ. ओके. कंगना, ऐसा लगता है आपसे बात करके और आपको सुनकर कि आप फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहती हैं. जी करना चाहती हूँ. आपने सोची हुई हैं फिल्में, आप किस तरह की फिल्में डायरेक्ट करेंगी? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को लेके एक अपेक्षा रहती है कि जैसे मैंने अपने आसपास ही देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं एज एक बहुत बड़ा इशू है. और आपको मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बाल डाई करूं, मैं नहीं चाहती कि मुझे शर्मिंदगी हो कल को कि मैं 40 साल की हूं और 50 साल की हूं या 60 साल की हूं. तो मुझे आई वांट टू बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू बी समवन एल्स. एंड आई थिंक तो अगर मेरे पास एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आई वांट टू मूव इनटू समथिंग एल्स.
इसीलिए मैं राइटिंग मैंने की है, शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है। एंड आई थिंक और भी महिलाओं को मैं चाहूँगी कि जो ये हमारा फील्ड है, फिल्म इंडस्ट्री, इट्स जस्ट नॉट अबाउट एक्टिंग। ये एक ऐसा फील्ड, मुझसे पूछते हैं कि आप वहाँ गए हैं तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी जाएं, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल चाहूँगी, लेकिन एक बड़ा लिमिटेड सा विजन है सिनेमा को लेके। मैं अपनी कजिन्स को कहती हूँ कि यू नो एक्टिंग इज, उनको लगता है कि एक्टिंग बहुत ही कम्पेटिटिव है और आपको यू हैव टू बी सर्टन वे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री हैज़ सो मच टू ऑफर, लेकिन हमें अपनी लड़कियों को आगे करना है, उनमें विश्वास दिखाना है। कहीं ना कहीं आई थिंक I was very keen to do an editing course also. So why not? I have done writing course. I want to. इरफान साहब को नहीं है अब? मैंने तो सच में ही, मैं रंगोली को आज कह रही थी सर, मैं और इरफान सर बहुत ही दिनों से एक फिल्म जो है साथ में कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। और मेरी स्क्रिप्ट है और मेरे फेवरेट एक्टर हैं, उस फ्लाइट में बैठ के मैं रंगोली को बोल रही थी, सर यार मेरे को वो बना दूं क्या मैं इनके साथ? तो रंगो कहती तुम्हें मुश्किल से तो काम मिला है अभी इतने सालों बाद, तुम एक्टिंग कर लो पहले। So I think it's my very organic journey and I want to move into many other fields, not just direction. तो अनोखे सितारों का अनोखा सफर जारी रहेगा, जैसा दिख रहा है। कंगना ने अपना पूरा विजन बनाया हुआ है और इरफान साहब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, कंगना के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अच्छे दिन चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का ऑडियंस बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान शिखर समागम में। वर्तिका, अच्छे दिन की अच्छी मुस्कुराहट के साथ अब ये शिखर समागम अपनी अंतिम मोड़ पर है।